अंतर्गत यहाँ पे हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पर हमको इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का आपको अध्याय 8 आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको डायरेक्टिव अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। आइए हम इसको यहाँ पर शुरू करते हैं। आपके यहाँ पर कि देखिए राजनीति आपके यहाँ पर क्या है, राजनीति के निर्देशक तत्वों, राजनीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। तो राजनीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। आयरलैंड के संविधान देखिए, आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान के संविधान से ग्रहण किया था। आयरलैंड के संविधान ने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन तत्वों को विशेषता वाला बताया। डॉक्टर अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व आपको संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रेनविल ऑस्टिन देखिए आपको ग्रेनविल ऑस्टिन निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन निर्देशक तत्व को निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन यहाँ पर देखिए, तो ग्रेनविल ऑस्टिन आपके यहाँ पर ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। आपको देखिए पॉइंट नंबर 1 में देखिए, आपको वास्तव में निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 38 से 51 तक में वर्णित है। वास्तव में निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 38 से 51 तक में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 36 देखिए, अनुच्छेद 36 आपको राज्य की परिभाषा को बताता है। तो अनुच्छेद 36 आपको राज्य की परिभाषा को बताता है। तो अनुच्छेद 37 आपको राज्य की परिभाषा को बताता है। तो अनुच्छेद 37 आपको निर्देशक तत्व के महत्व एवं प्रकृति को, अनुच्छेद 36 आपको राज्य की परिभाषा को बताता है। तो अनुच्छेद 37 आपको निर्देशक तत्व के महत्व एवं प्रकृति को बताता है। अब आगे इसमें देखिए निर्देशक तत्वों की विशेषताएं आपको देखिए, निर्देशक तत्वों की विशेषताएं आपके यहाँ देखिए, निर्देशक तत्वों की विशेषताएं देखिए। आपको यहाँ पर चलते निर्देशक तत्वों की अगला टॉपिक आपको निर्देशक तत्वों की विशेषताएं देखिए। पहला, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व नामक इस युक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश या विधायी का कार्यपालक और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में आपको है। इसलिए यह केंद्र और राज्य सरकारों की विधायिका और कार्यपालिका अंगों, सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। अब दूसरा देखिए, आपको निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शब्दों में निर्देशक तत्व अनुदेशों के समान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शब्दों में निर्देशक तत्व अनुदेशों के समान है। और जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत के औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नर और भारत के औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे, जिसे निर्देशक तत्व कहा जाता है। जिसे निर्देशक तत्व कहा जाता है, वह इन अनुदेशों का ही दूसरा नाम है। इनमें केवल यह अंतर है कि निर्देशक तत्व आपको विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है। निर्देशक तत्व आपको विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आपको आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य
इनका उद्देश्य न्याय में इनका उद्देश्य आपको न्याय में इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श स्वतंत्रता समानता बनाए रखना है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है। इनका उद्देश्य देखिए, इनका उद्देश्य आपको लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, ना कि पुलिस राज, जो कि उपनिवेश काल में था, उपनिवेश काल में था, ना कि पुलिस राज जो कि उपनिवेश काल में था। संक्षेप में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इन निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। आपको यहाँ पर देखिए आगे आपको 3 नंबर पॉइंट में देखिए, एक पुलिस राज्य मुख्यतः बाहरी आक्रमण से देश के बचाव एवं कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने से मुख्यतः संविधान देखिए मुख्यतः संबंधित है। एक पुलिस राज मुख्यतः बाहरी आक्रमण से देश के बचाव एवं कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से मुख्यतः संबंधित है। राज की इस तरह के प्रतिबंधित स्वरूप 19वीं सदी के वक्तीवाद एवं सरकार के वाणिज्य में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर आधारित थे। एक पुलिस राज मुख्यतः बाहरी आक्रमण से देश के बचाव एवं कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से मुख्यतः संबंधित है। इस राज के इस तरह के प्रतिबंधित स्वरूप 19वीं सदी के वक्तीवाद एवं सरकार के वाणिज्य में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर आधारित थे। अब यहाँ पर आपको अगला है 4 नंबर में। 4 नंबर आपको क्या देखिए निर्देशक तत्वों की प्रकृति जो आपके यहाँ देखिए, निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्याय द्वारा लागू नहीं देखिए निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। निर्देशक तत्वों की प्रकृति आपको गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्याय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अतः सरकार केंद्र, राज्य एवं स्थान इन्हें लागू करने के बाद नहीं है। संविधान अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि संविधान में अनुच्छेद 37 के अंतर्गत कहा गया है कि निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है। निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब 5वां पॉइंट देखिए यहाँ पर, यद्यपि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। यद्यपि इनकी प्रकृति आपको गैर न्यायोचित है तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था दी है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नगत विधि आपको निर्देशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है, तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के समय तक संगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकता है। आपको आगे आपके निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण देखिए। हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा के आधार पर इन्हें तीन व्यापक श्रेणियों समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवियों में विभक्त किया गया। पहला आपको यहाँ पर है समाजवादी सिद्धांत। पहला आपके यहाँ पर देखिए समाजवादी सिद्धांत देखिए, ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं। ये सिद्धांत आपको समाजवाद के आलोक में ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान कराना है। ये देखिए ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं कि पहला, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता को समाप्त करना, आपका अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। अब ये दूसरी व्यवस्था आपको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ी गई है। दूसरी व्यवस्था आपको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आपको जोड़ी गई। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए, सुरक्षित रखिए। आपको दूसरा आपको यहाँ पर सुरक्षित करना को देखिए यहाँ पर सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। यहाँ देखिए सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का भौतिक संसाधनों का सम वितरण। और गौ में आपको यहाँ पर क्या धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। और गौ में आपको पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के समान वेतन। आपको अंगम आपके यहाँ पर है, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अपराध श्रम से सक्षम। और अंगम आपके यहाँ पर कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अपराध श्रम से सक्षम। आपके यहाँ पर अंगम आपके यहाँ पर है, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अपराध श्रम से सक्षम आपको है। और चौम आपके यहाँ पर बालकों को
बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर अनुच्छेद 39 के अंतर्गत बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर अनुच्छेद 39 के अंतर्गत अब पॉइंट नंबर 5 में आप देखिए अंतिम बिंदु चौ को 82 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा परिवर्तित किया गया। अंतिम बिंदु चौ आपको जो यहाँ पर बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर अनुच्छेद 39 के अंतर्गत इसको 82 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा परिवर्तित किया गया। फिर आपको तीसरा आपको यहाँ पर क्या कि तीसरा आपको समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना अनुच्छेद अनुच्छेद 39 क के अनुसार देखिए समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना अनुच्छेद 39 क के अनुसार देखिए यहाँ पर देखिए इस सिद्धांत को 82 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। इस सिद्धांत को 82 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा आपको जोड़ा गया। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है आगे आगे आपके यहाँ आगे आपके यहाँ पे काम पाने देखिए काम पाने के आगे चौथा में आपको काम पाने की शिक्षा पाने की और बेकारी काम पाने की शिक्षा पाने की और बेकारी बुढ़ापा बीमारी और निरुत्साहकता की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना अनुच्छेद 41 के अंतर्गत काम पाने की शिक्षा पाने की और बेकारी बुढ़ापा बीमारी और निरुत्साहकता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। फिर आपको यहाँ पर पाँचवा आपको पॉइंट यहाँ पे काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता को बंद करना अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। फिर आपको 6 में कहता है सभी कर्मकारों के आपको निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर देखिए शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर अनुच्छेद 43 के अंतर्गत यहाँ देखिए जीविका मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से भिन्न जीविका मजदूरी आपको न्यूनतम मजदूरी से भिन्न इनमें शामिल है जीवन यापन की आवश्यक चीज़ें भोजन घर एवं कपड़ा। इसके अतिरिक्त जीविका मजदूरी में शामिल है शिक्षा स्वास्थ्य इसके अतिरिक्त जीविका मजदूरी आपको शामिल शिक्षा स्वास्थ्य बीमा आदि। एक उचित मजदूरी उक्त दो का औसत है। आपको यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 8 में आपको यहाँ पर क्या है कि पॉइंट नंबर 8 में आपको पॉइंट नंबर 6 पॉइंट नंबर 7 में औद्योगिक प्रबंध पॉइंट आपको साथ औद्योगिक प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेने के लिए कदम उठाना अनुच्छेद 43 क के अनुसार औद्योगिक प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना अनुच्छेद 43 क के अनुसार यहाँ देखिए पॉइंट 8 में कहा गया क्या कि यह सिद्धांत आपको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जोड़ा गया था। इस सिद्धांत को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के आपको जोड़ा गया था। अब पॉइंट 8 में हम कहता है कि यहाँ 8 में कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर ऊंचा करना था लोक स्वास्थ्य का सुधार करना अनुच्छेद 27 के अंतर्गत है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर ऊंचा करना था लोक स्वास्थ्य का सुधार करना अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आपके यहाँ पर। अब देखिए गांधीवादी सिद्धांत आपके यहाँ पे देखिए गांधीवादी सिद्धांत ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ये सिद्धांत आपको गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनः योजना का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। ये राज्य से अपेक्षा करते हैं कि पहला ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। दूसरा को देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरा आपको ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग या सहकारी कुटीर उद्योगों व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों व्यक्तिगत या सहकारी ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आपको देखिए। अभी 8A में यहाँ पर आपको क्या है 8A में आपको ये निर्देशिका 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ी गई थी। ये निर्देशिका आपको 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ी गई थी। यह निर्देशिका 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा आपको जोड़ी गई थी। मतलब ये जो आपको 8A में आपको यहाँ पर है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन अनुच्छेद 27 जो है इसको आपको इस चीज़ को आप इस प्रावधान को आपको 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 आपको जोड़ी गई थी। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया है आगे आपको कहा गया सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन स्वायत्त संचालन लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43B के अंतर्गत आपको सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन स्वायत्त संचालन लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43B के अंतर्गत आपको सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन स्वायत्त संचालन लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43B के अंतर्गत आपके यहाँ पर है।
आपको देखिए चौथा आपको यहाँ पर भाग, चौथा भाग आपको यहाँ पर क्या है कि अनुसूचित जाति, चौथा भाग आपको यहाँ पर क्या है कि अनुसूचित जाति, ये देखिए आपको चौथा भाग आपको यहाँ पर है कि चौथा भाग आपको यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय से शोषण से सुरक्षा। देखिए चौथा आपको यहाँ पर पॉइंट है अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और एवं अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आपको है। अब पांचवा पॉइंट आपको स्वास्थ्य के, स्वास्थ्य के आपको नुकसानदायक नशीली, देखिए स्वास्थ्य के नुकसानदायक नशीली पदार्थ, नशीली दवाओं, स्वास्थ्य के नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा ड्रग औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। आपको 6 में कि गाय बछड़ा, देखिए गाय बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशु, गाय बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, गाय बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आपको यहाँ पर है। आपको यहाँ पर देखिए कि अब आपको आगे उदारबोधिक सिद्धांत देखिए। इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित है। ये राज्य को निर्देश देते हैं। पहला, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र नागरिकों की एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र नागरिकों की एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना आपको अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आपको देखिए। फिर इसमें 9 पॉइंट में कहता है क्या, इस सिद्धांत को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बदला गया। इस सिद्धांत को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बदला गया। मूलतः इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। आपको यहाँ पर देखिए क्या, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। फिर आपको तीसरा पॉइंट आपको कहता है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से करना, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आपको यहाँ पर, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से करना, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आपको है। आपको पॉइंट में 4 में देखिए, पॉइंट में 4 में आपको यहाँ पर कहता है क्या, पॉइंट में आपको 4 में है कि पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 28 हमको कहता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों का रक्षा, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आपको यहाँ पर है। आपको इस पॉइंट में 10 में हम कहेगा इस मार्गदर्शक को मतलब इस बारे को पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, इस बात को आपको इस मार्गदर्शक को आपको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। इस चीज़ को आपको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 28 को आपको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा आपको जोड़ा गया था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कि 5वां पॉइंट में 5 आपको कि राष्ट्रीय महत्व वाले, देखिए 5वां पॉइंट में 5 आपको यहाँ पर कहता है क्या, कि राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक पॉइंट में 5 आपको क्या है कि पॉइंट में 5 आपको यहाँ पर कहते हैं राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक, आपको यहाँ पर पॉइंट में 5 में क्या, पॉइंट में 5 आपको यहाँ पर कहता है क्या, कि पॉइंट में 5 में राष्ट्रीय महत्व वाले, देखिए राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक या स्थानीय वस्तु का संरक्षण करना, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आपको यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व वाले, देखिए राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक या स्थानीय वस्तु का संरक्षण करना, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आपको यहाँ पर है। आपको यहाँ पर देखिए इसमें आपको देखिए कि आपको इसमें जो आपको पॉइंट नंबर 10 था, पॉइंट नंबर 10 आप हो गया, तो उसके बाद आपको यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 11 ये भी हो गया। अब आपको देखिए वैसे पॉइंट नंबर 11 कोई महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि 6 आपको देखिए 6 आपको यहाँ पर कहता है क्या, कि राज्य की लोक सेवाओं न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। राज्य की लोक सेवाओं को न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आपको यहाँ पर। और 7 नंबर यहाँ पे देखिए 7 नंबर देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति, आपको 7 नंबर कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के प्रोत्साहन देना, अनुच्छेद 51 के द्वारा।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यता, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आपको यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर है आपको यहाँ पर आगे है नए निदेशक तत्व। देखिए नए निदेशक तत्व आपको यहाँ पे नए निदेशक तत्व देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्व। देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्व की मूल सूची। देखिए निदेशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व और जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व और जोड़े गए। पहला, इनकी भी आपको राज्य से अपेक्षा रहती है। पहला, बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित करना। बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित करना अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित करना अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 39A। समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के अनुच्छेद 39A के द्वारा। और तीसरा देखिए उद्योग प्रबंधन श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए अनुच्छेद 43A। आपको तीसरा कदम क्या, औद्योगिक प्रबंधन में आपको श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के कदम उठाने के अनुच्छेद 43A के अंतर्गत। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको यहाँ पर चौथा पॉइंट आपको यहाँ की रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा करने के अनुच्छेद 28A। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 एक और निदेशक तत्व को जोड़ता है जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि वो आय एवं प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसर में असमानता को समाप्त करें। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 एक और निदेशक तत्व को जोड़ता है जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि वो आय प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करें अनुच्छेद 38 के अनुसार। देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 45 विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बनाया गया। संशोधित निदेशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वो बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। सहकारी समितियों से संबंधित एक नया 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्यों से अपेक्षा की गई है कि सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दे अनुच्छेद 43B के अनुसार। अनुच्छेद 43B के अनुसार आपको यहाँ फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कि आपको देखिए निदेशक सिद्धांतों के पीछे की संस्कृति यहाँ देखिए निदेशक सिद्धांतों के पीछे की संस्कृति यहाँ पर आपको आगे है। अगला टॉपिक आपको यहाँ पर है निदेशक सिद्धांतों के पीछे संस्कृति यहाँ पर आपको है। देखिए निदेशक सिद्धांतों के पीछे संस्कृति देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी एन इस बात की संस्कृति की थी कि व्यक्तिगत अधिकार को दो श्रेणियों में न्यायोचित एवं गैर न्यायोचित में बांटा जाना चाहिए जिसे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस तरह न्यायोचित प्रकृति वाले मूल अधिकारों को भाग 3 में उल्लेखित किया गया और गैर न्यायोचित निदेशक तत्व को संविधान के भाग 4 में रखा गया और गैर न्यायोचित निदेशक तत्व को संविधान के भाग 4 में रखा गया। यद्यपि निदेशक तत्व गैर न्यायोचित है तथापि संविधान अनुच्छेद 37 में इस बात को स्पष्ट किया गया कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है। अतः यह राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्व का विधि बनाने में प्रयोग करे। अतः इनके अनुप्रयोग हेतु राज्य प्राधिकारियों का नैतिक दायित्व अध्यारोपित होता है। अतः इनके अनुप्रयोग हेतु राज्य प्राधिकारियों पर देख ला कितना दूध बड़ टट्टर नहीं करी है।
अतः इनके अनुप्रयोग हेतु राज्य प्राधिकारियों पर नैतिक दायित्व नैतिक दायित्व खा पिया के दो कौन बात के करके हमरा बड़ी हुए बात में इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे हम आपको अध्याय 8 इंडियन पॉलिटी का आपको अध्याय 8 मूल इंडियन पॉलिटी का आपको अध्याय 8 जो आपको यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका आपको पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 के अंतर्गत यहाँ पे हम शुरू करेंगे। आपको निर्देशक सिद्धांतों के पीछे सन स्तुति देखेंगे। निर्देशक सिद्धांतों के पीछे सन स्तुति यहाँ पे देखिए। अब ये देखिए क्या कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव ने इस बात की स्तुति की थी कि व्यक्तिगत अधिकार को दो श्रेणियों न्यायोचित एवं गैर न्यायोचित में बांटा जाना चाहिए, जिसे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस तरह न्यायोचित प्रकृति वाले मूल अधिकारों को भाग 3 में उल्लेखित किया गया और गैर न्यायोचित निर्देशक तत्व को संविधान के भाग 4 में रखा गया। यद्यपि निदेशक तत्व गैर न्यायोचित है, तथापि संविधान अनुच्छेद 37 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत, अतः यह राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्व का विधि बनाने में प्रयोग कर, अतः यह इनके अनुप्रयोग हेतु राज्य प्राधिकारियों पर नैतिक दायित्व को अध्यारोपित करता है। नैतिक दायित्व अध्यारोपित करता है, परंतु इसके पीछे वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत है। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अब देखिए यहाँ पर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था लोगों के उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता। इसी प्रकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाते समय निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करती है तो निर्वाचन समय में उसे मतदाताओं के समक्ष इसका उत्तर अवश्य देना होगा। अब इसका देखिए पॉइंट नंबर 11 में आपके यहाँ पर देखिए आपकी ये है कि पॉइंट नंबर 11 कोई आपको महत्वपूर्ण नहीं है। आगे चलिए। अब यहाँ पर देखिए कि आपको संविधान निर्माताओं ने आपको निर्देशक सिद्धांतों गैर न्यायोचित एवं विधि रूप से लागू करने की वाला नहीं बनाया। संविधान निर्माताओं ने निर्देशक सिद्धांतों गैर न्यायोचित एवं विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया, क्योंकि देश के पास उन्हें लागू करने का पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। दूसरा, देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होगा। तीसरा, स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह के भारों से मुक्त रखना होगा। स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह के भारों से मुक्त रखना होगा, ताकि उसे इस बात के लिए स्वतंत्र रखा जाए कि उनके क्रम, समय, स्थान एवं पूर्ति का निर्णय लिया जा सके। इसलिए संविधान निर्माताओं ने तत्व को प्रस्तुत करने के व्यवहारिक दृष्टिकोण, यहाँ पर आपको दृष्टिकोण अपनाया और इन तत्वों में शक्ति निहित नहीं की। उन्होंने न्यायालयी प्रक्रिया से ज़्यादा जागरूक जनता के मतों में विश्वास प्रकट किया। उन्होंने न्यायालयी प्रक्रिया से ज़्यादा जागरूक जनता के मतों में विश्वास प्रकट किया। फिर आपको आगे यहाँ पर चलिए। अब देखिए निदेशक तत्वों की आलोचना देखिए यहाँ पर क्या हो। देखिए संविधान सभा के कुछ सदस्यों एवं अन्य संवैधानिक एवं राजनीति विशेषज्ञों ने राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के निम्नलिखित आधार पर आलोचना की। पहला आपको देखिए कोई कानूनी शक्ति नहीं। मुख्यतः इसके गैर न्यायोचित चरित्र के कारण इनकी आलोचना की गई। जबकि के टी शाह इसे अतिरिक्त
कर्मकांडी बताया और उसकी तुलना एक चेक जो बैंक में है, बैंक में उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव से की। नसरुद्दीन ने आपको फिर यहाँ पे क्या कि नसरुद्दीन ने देखिए नसरुद्दीन ने इनके लिए कहा ये सिद्धांत नव प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी को टूट जाते हैं। यहाँ तक कि टीटी कृष्णचारी ने इनके लिए कहा भावनाओं का एक अस्थायी कुड़ाघर। केसी वेयर ने इन्हें लक्ष्य एवं आकांक्षाओं के घोषणा पत्र का और केसी वेयर ने इन्हें लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र का और इन धार्मिक उपदेश बताया तथा सर आइवर जेनिंग्स इसे कर्मकांडी आकांक्षा कहते हैं। दूसरा देखो आपको तर्कहीन व्यवस्था, यहाँ देखिए तर्कहीन व्यवस्था आपके यहाँ पे देखिए आलोचकों ने मत दिया कि इन निर्देशकों को तार्किक रूप में निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है। देखिए एन श्रीनिवासन के अनुसार इन्हें ना तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और ना ही तर्क संगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। इनकी घोषणा कम महत्व के मुद्दों को अति आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों से मिलाती है। यह एक ही तरीके से आधुनिक एवं पुरातन को जोड़ते हैं। यह एक ही तरीके से आधुनिक एवं पुरातन को जोड़ती है। इस व्यवस्था के वैज्ञानिक आधार सुझाया जाता है जबकि ये भावना एवं बिना पर्याप्त जानकारी के आधार पर आधारित है। सर आइवर जेनिंग्स इस और संकेत दिए कि इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है। फिर आपको देखिए रूढ़िवाद, तीसरा आपके यहाँ पर क्या रूढ़िवाद देखिए सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार ये निर्देशक तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। उन्होंने टिप्पणी की कि सिडनी वेव और ब्रिटिश वेव के भूत इस पाठ के पृष्ठों में प्रवेश कर गए हैं। संविधान के भाग 4 में देखिए व्याख्या किया गया है कि समाजवाद के बिना फैबियन समाजवाद उन्होंने मत दिया कि ये तत्व भारत में 20वीं सदी के मध्य में ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। इस प्रश्न का कि क्या वे 21वीं सदी में उपयोग नहीं होंगे का जवाब नहीं दिया गया, लेकिन यह तय है कि वे अपरिचित होंगे। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए संवैधानिक टकराव को चौथा आपको आलोचना आधार देखिए आपको संवैधानिक टकराव देखिए के संस्थानों का मत है कि इन तत्वों से केंद्र एवं राज्यों के बीच, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव होगा। उनके अनुसार केंद्र इन तत्वों को लागू करने के राज्यों को निर्देश दे सकता है और इनके लागू ना होने पर वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। इसी प्रकार जब प्रधानमंत्री को संसद द्वारा यथापारित विधेयक जो निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता हो प्राप्त हो तो राष्ट्रपति विधेयक को इस आधार पर अस्वीकृत कर सकता है कि ये तत्व राष्ट्र के शासन के लिए मूलभूत है और इसलिए मंत्रालय को इन्हें नकारने का कोई अधिकार नहीं। इसी तरह का संवैधानिक टकराव राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच उत्पन्न हो सकता है। इसी तरह का संवैधानिक टकराव राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भी उत्पन्न हो सकता है। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या देखिए निर्देशक तत्वों की उपयोगिता देखिए आपको यहाँ पर आपको क्या निर्देशक तत्वों की उपयोगिता देखिए उपरोक्त कामियों और आलोचनाओं के बावजूद संविधान से जुड़ाव के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्व आवश्यक है। संविधान में स्वयं भी उल्लेखित है कि ये राष्ट्र के शासन हेतु मूलभूत है। जाने माने निर्णायक एवं कूटनीतिज्ञ एल.एम. सिंघवी के अनुसार निर्देशक तत्व संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। संविधान के आवरण और सामाजिक न्याय में इसका दर्शन दिया है। भारत के पूर्व
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम सी छागला के मतानुसार यदि इन सभी तत्वों का पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। भारत राजनीतिक मामले में देखिए, भारत राजनीतिक मामले में तब न केवल लोकतांत्रिक होगा बल्कि नागरिकों के कल्याण के हिसाब से कल्याणकारी राज भी होगा, कल्याणकारी राज भी आपको होगा। फिर आपको यहाँ पर कहता है कि आगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस ओर संकेत किया कि निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस ओर संकेत किया कि निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राजव्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है। ग्रेनविल ऑस्ट्रिया का देखिए, ग्रेनविल ऑस्ट्रिया कहना है कि निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित कर उनको ग्रहण करने के समान है। संविधान सभा के सलाहकार देखिए, संविधान सभा के सलाहकार सर बी एन राव देखिए, सर बी एन राव ने निर्देशक तत्वों को राज्य पदाधिकारियों के नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षिक मूल्य वाला बताया है। भारत के पूर्व महान्यायवादी MC सितरवाल के अनुसार निर्देशक तत्व हालांकि कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते हैं, फिर भी वे निम्नलिखित मामलों में उल्लेखनीय एवं लाभदायक है। पहला, ये अनुदेशों की तरह है या ये भारतीय संघ के अधिकृतों को संबोधित सामान्य संस्तुतियां हैं। ये उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं। दूसरा, ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक है। ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक है। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं, जो कि विधि की संवैधानिक वैधता के निर्धारण वाली शक्ति होती है, तीसरा, ये सभी राजक्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं और न्यायालयों को कुछ मामलों में दिशा निर्देशित भी करते हैं। फिर आपको चौथा आपको यहाँ कि ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं, जिनसे भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रति बल मिलता है। ये निम्नलिखित भूमिकाएं भी अदा करते हैं। पहला देखिए आपको, ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं, भले ही सत्ता में परिवर्तन हो जाए। दूसरा देखिए, ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। ये भाग 3 में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं। फिर आपको यहाँ पर तीसरा मूल अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों द्वारा इनका क्रियान्वयन पूर्ण एवं उचित लाभ के पक्ष माहौल उत्पन्न करता है। राजनीतिक लोकतंत्र बिना आर्थिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं होता है। चौथा देखिए, ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं। विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर निदेशक तत्वों का विरोध एवं इसके कार्यकलापों के आधार पर आरोप लगा सकते हैं। अब पांचवा आप यहाँ देखिए, ये सरकार के प्रदर्शन की परीक्षा करती है। सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं। लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का परीक्षण इन संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में कर सकते हैं। छठा देखिए, ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। एक सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद विधायिका एवं कार्यपालिक कृतियों में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ये तत्व इसके प्रदर्शक दार्शनिक और मित्र आपको मित्र है। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या कि आपको देखिए, मूल अधिकार देखिए, आपको यहाँ पर मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों में टकराव के यहाँ देखिए, मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों में टकराव यहाँ देखिए, एक और मूल अधिकारों की न्यायोचितता और निर्देशक तत्वों की गैर न्यायोचितता तथा दूसरी ओर निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 37 को लागू करने के लिए राज्य की नैतिक बाध्यता ने दोनों के मध्य टकराव को जन्म दिया है। यह स्थिति संविधान लागू होने के समय से ही है। यह स्थिति आपको संविधान लागू होने के समय से ही है। चंपाकम दो राइजन मामले 1951।
1951 चंपाकम दोराइजन मामला 1951 आपको देखिए मद्रास राज बनाम चंपकम दोराइजन 1951 मामला था। इसमें देखिए चंपाकम दोराइजन मामला 1951 उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी की थी उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। इसमें घोषणा की गई है कि इसमें घोषणा की गई निदेशक सिद्धांत मूल अधिकारों के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे। लेकिन यह भी तय हुआ कि मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। इसी के फलस्वरूप संसद ने प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, चौथा संशोधन अधिनियम 1955 और 17वां संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा कुछ निर्देशों में लागू किया। अब इसी के फलस्वरूप संसद ने प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, चौथा संशोधन अधिनियम 1955 और एवं 17वां संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा कुछ निर्देशों में लागू किया। आगे देखिए उपरोक्त परिस्थिति में 1967 उच्चतम न्यायालय के फैसले में गोरखनाथ मामले से एक व्यापक परिवर्तन हुआ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद किसी मूल अधिकार जो अपनी प्रकृति में उल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती है। दूसरे शब्दों में निदेशक तत्वों को लागू करने के मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर आपको देखिए पॉइंट नंबर जो कि इसमें आपको ये था कि गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला था 1967 में। गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला था 1967 ईस्वी में। अब संसद ने गोरखनाथ मामले 1967 उच्चतम न्यायालय के फैसले पर 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 एवं 25वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके 24वें संशोधन अधिनियम में घोषणा की गई कि संसद को अधिकार है कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त करे या कम कर दे। 25वें संशोधन अधिनियम के तहत एक नया 25वें संशोधन अधिनियम के तहत एक नया अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया, जिसमें निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। इसमें पहला आपको देखिए अनुच्छेद 39 ख, देखिए आपको अनुच्छेद 39 ख और ग, अनुच्छेद 39 ख और अनुच्छेद 39 ग में वर्णित समाजवादी निदेशक तत्वों को लागू कराने वाली किसी विधि को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 विधि के समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य और सम्मेलन संचरण के संबंध 6 अधिकारों का संरक्षण या अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए कि आपको 22 पॉइंट ये है कि अनुच्छेद 39 ख जो आपको है उसके राज्य अपनी नीति देखिए आपके यहाँ पर कि अनुच्छेद 39 ख अनुसार राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अब अनुच्छेद 39 ग यहाँ पर कहता है, अनुच्छेद 39 ग के अनुसार राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्र न हो। और अनुच्छेद 39 ग यहाँ पे कहता है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्र न हो। अब आपको देखिए पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर कहता है कि पॉइंट नंबर 2 आपके यहाँ पर है क्या, देखिए दूसरा देखिए ऐसी नीति को प्रभावी बनाने की घोषणा करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता। ऐसी नीति को एक बार फिर से देखिए, ऐसी नीति को प्रभावी बनाने की घोषणा करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता। अब केस 1
केशवानंद भारती केस आपको देखिए केस म्यांमार देखिए आपको यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस था 1973 में। केशवानंद देखिए केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था 1973 ईस्वी में आपके यहाँ पर था। इसमें कि आपको ये है केशवानंद भारती केस 1973 उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 31 ग के उपरोक्त दूसरे प्रावधान को इस प्रकार असंवैधानिक और अवैध घोषित किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है। न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और इसलिए देखिए संविधान की मूल विशेषता है इसे नहीं छीना जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 31 ग के उपरोक्त प्रथम प्रावधान को संवैधानिक एवं वैध माना गया है। अब के 42वें संविधान अधिनियम 1976 में उपरोक्त अनुच्छेद 31 ग की पहली व्यवस्था के प्रावधान को विस्तारित किया गया। इसमें न केवल अनुच्छेद 39 को और 39 ग में वर्णित इसमें न केवल अनुच्छेद 39 क और ग में वर्णित को किसी निर्देशक तत्वों को लागू करने वाली विधि को अपने संरक्षण में सम्मिलित किया गया। दूसरे शब्दों में आपको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में निर्देशक तत्व की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया। उन अधिकारों पर देखिए यहाँ पर उन अधिकारों पर जिनका उल्लेख 14 आपको अनुच्छेद 14-19 उन अधिकारों पर जिनका उल्लेख अनुच्छेद 14-19 और एवं 31 में है। देखिए हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित किया गया। इसका तात्पर्य है कि निदेशक तत्व को एक बार फिर मूल अधिकारों के अधीनस्थ बताया गया। लेकिन अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों का अनुच्छेद 39 ख और आपको अनुच्छेद 39 ग में बताए गए निर्देशक तत्वों के अधीनस्थ माना गया। अनुच्छेद 31 संपत्तिक अधिकार 84 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 31 संपत्तिक अधिकार को 84 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आपको समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए आपको आगे इसमें आपको देखिए मिनर्वा मिल्स मामला जो आपको मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला जो आपको 1980 में था। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं। ये एक रथ के दो पहियों के समान है तथा एक दूसरे से कम नहीं है। इन्हें एक दूसरे पर लादने से संविधान की मूल भावना बाधित होती है। मूल भावना और संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचे की आवश्यक विशेषता है। निदेशक तत्वों के तय लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। निर्देशक तत्वों के तय लक्ष्यों को मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब इस तरह वर्तमान स्थिति मूल अधिकार निर्देशक तत्व पर उच्चतर है। मतलब मूल अधिकार निर्देशक तत्व से बड़ा है। फिर भी इसका अभिप्राय यह नहीं है कि निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता। संसद निर्देशक तत्वों को लागू करने के मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अब आपको देखिए निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन यहाँ पर देखिए 1950 से क्या देखिए 1950 एक मिनट इसको पढ़ने से पहले यहाँ पर इसको देख लेते हैं एक बार। आपको यहाँ पर आपको है यहाँ पर आपको क्या देखिए आपको इसमें आपको है
तालिका आपको 8.1 तालिका 8.1 में आपको मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों में मतभेद देखिए। मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों के मतभेद देखिए, मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों के मतभेद आपको यहाँ पर आपको देखें तालिका 8.1 में। इसमें आपको देखिए सबसे पहला कॉलम आपके यहाँ पर मूल अधिकार है, तो सबसे पहले आपको मूल अधिकार को ही देख लीजिए। तो मूल अधिकार का पहला पॉइंट है कि ये नकारात्मक है, जैसा कि मूल अधिकार का पहला पॉइंट है, ये नकारात्मक जैसा कि राज्य कुछ मामलों पर कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। ये नकारात्मक है, जैसा कि ये राज्य के कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। फिर आपको इसका दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखिए। इसका दूसरा पॉइंट आपका है पॉइंट आपके यहाँ पर कि ये सकारात्मक है। निर्देशक तत्व का पहला पॉइंट है क्या कि ये सकारात्मक है, ये सकारात्मक है। राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। ये सकारात्मक है, राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। फिर आपको दूसरा पॉइंट आपके यहाँ देखिए, आपको मूल अधिकार का दूसरा पॉइंट आपको है। मूल अधिकार का दूसरा पॉइंट है कि ये न्यायोचित होते हैं। इनके हनन पर न्यायालय द्वारा देखिए, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। अब देखिए आपको निर्देशक तत्व का दूसरा पॉइंट यहाँ है कि ये गैर न्यायोचित है। ये आपको गैर न्यायोचित है। इसका दूसरा पॉइंट है, ये गैर न्यायोचित होते हैं। इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। फिर आपको तीसरा पॉइंट आपके यहाँ पर देखिए, तीसरा पॉइंट आपको ये है क्या कि उनका उद्देश्य आपको मूल अधिकार का तीसरा पॉइंट आपके यहाँ पर क्या, मूल अधिकार का तीसरा पॉइंट आपके यहाँ पर इसका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक, इसका उद्देश्य आपको देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। इसका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। अब देखिए उसका देखिए आपको निर्देशक तत्व का तीसरा पॉइंट, निर्देशक तत्व का तीसरा पॉइंट आपके यहाँ पर है। निर्देशक तत्व का तीसरा पॉइंट आपके यहाँ पर है कि निर्देशक तत्व का तीसरा पॉइंट है कि इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इनका उद्देश्य आपको देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपको चौथा पॉइंट आपके यहाँ आपको है क्या, चौथा पॉइंट इसका आपको यहाँ पर देखिए किसका कि आपको तो मूल अधिकार का चौथा पॉइंट आपके यहाँ पर, मूल अधिकार का चौथा पॉइंट है ये कानूनी रूप से मान्य है। मूल अधिकार का चौथा पॉइंट आपको ये है कि ये कानूनी रूप से मान्य है। तो मूल अधिकार का चौथा पॉइंट आपको ये है कि ये कानूनी रूप से क्या है कि मान्य है। आपको देखिए इसका चौथा पॉइंट आपका, अब देखिए निर्देशक तत्व का चौथा पॉइंट आपको ये है कि इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। निर्देशक तत्व का चौथा पॉइंट आपको ये है कि नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। अब मूल अधिकार का पाँचवा पॉइंट आपको ये है कि ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार ये व्यक्तिगत हैं। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार ये व्यक्तिगत हैं। अब देखिए आपको निर्देशक तत्व का पाँचवा पॉइंट आपके यहाँ पे ये है। निर्देशक तत्व का पाँचवा पॉइंट आपको ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह ये समाजवादी हैं। ये समुदाय कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह ये समाजवादी हैं। इस तरह ये आपको समाजवादी हैं। अब आपको यहाँ देखिए मूल अधिकार का छठा पॉइंट आपके यहाँ पर, मूल अधिकार का छठा पॉइंट आपके यहाँ पर इनको लागू करने के लिए, मूल अधिकार का छठा पॉइंट आपकी है कि इनको लागू करने के लिए मूल अधिकार का छठा पॉइंट आपके इनको लागू करने के विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः लागू है। इनको लागू करने के विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः आपको लागू है। अब आपको निर्देशक तत्व का आपको छठा पॉइंट आपको ये है, निर्देशक तत्व का छठा पॉइंट आपको है कि इन्हें लागू रखने विधान की आवश्यकता इन्हें लागू रखने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते। मतलब निर्देशक तत्व को लागू रखने के विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। आपको सातवां पॉइंट देखिए, मूल अधिकार का सातवां पॉइंट आपके यहाँ पर, मूल अधिकार का सातवां पॉइंट है कि न्यायालय इस बात के बाद है कि किसी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक या अवैध घोषित करे। न्यायालय इस बात के बाद है कि किसी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपको सातवां पॉइंट आपके यहाँ पर क्या कि आपको निर्देशक तत्व का सातवां पॉइंट आपको क्या देखिए, निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाले किसी विधि को
को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। यद्यपि देखिए यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। अब देखिए आपको 7वां पॉइंट एक बार फिर से देखिए, निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाले किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। अब आपके यहाँ पर जो आपको अगला टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन, उसको देखिए। निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन आपके यहाँ पर निर्देशक तत्वों का देखिए, आपको निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन इसको देखिए। 1950 से केंद्र में अनुवर्ती सरकार एवं राज्य ने निर्देशक तत्वों को लागू करने के अनेक कार्यक्रम एवं विधियों को बनाया गया। इनका उल्लेख निम्नलिखित है। 1950 से केंद्र में पूर्व अनुवर्ती सरकार एवं राज्य ने आपको निर्देशक तत्व को लागू करने के अनेक कार्यक्रम एवं विधियों को बनाया गया। अनेक कार्यक्रम एवं विधियों को बनाया। इनका उल्लेख निम्नलिखित है। पहला आपके यहाँ पर देखिए, 1950 में योजना आयोग की स्थापना की ताकि देश का विकास नियोजित तरीके से हो सके। अनुवर्ती पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई ताकि देश का विकास नियोजित तरीके से हो सके। अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य आपको समाजार्थिक न्याय प्राप्तिता, आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को कम करना है। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक निकाय नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई। अब देखिए यहाँ पर दूसरा आपके यहाँ पर है। दूसरा आपको लगभग सभी राज्यों में भू सुधार कानून पारित किए गए हैं। ताकि ग्रामीण स्तर पर कृषि समुदाय स्थिति में सुधार हो सके। इन उपायों में आपको शामिल बिचौलियों, पहले आपको यहाँ देखिए बिचौलियों जैसे जागीरदार, इनामदार, आपको बिचौलियों जैसे जमींदार, जागीरदार, इनामदार आदि को समाप्त किया गया। किराएदारी सुधार जैसे किराएदार की सुरक्षा, उचित किराया आदि। उसके बाद आपको भूमि सीमांकन व्यवस्था और द्वारा अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में वितरण। और ई देखिए आपको सहकारी कृषि, आपको यहाँ पर सहकारी कृषि। आगे आपके यहाँ देखिए तीसरा आपका क्या, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, बोनस संदाय अधिनियम 1965, ठेका श्रम विनियमन और उत्सादन अधिनियम 1970, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन आपको प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986, बंधुआ श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम 1976, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1927 आदि को श्रमिक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए लागू किया गया। वर्ष के हितों के संरक्षण के लागू किया गया है। देखिए आपको वर्ष 2006 में सरकार ने बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया। 2016 में बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1980 कर दिया गया। अब आपको आगे पॉइंट नंबर 4 आपको यहाँ पर यहाँ पर क्या है, प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को महिला कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया। फिर आपको 5वां आपको देखिए, सामान्य वस्तुओं के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय संसाधनों के प्रयोग के लिए कुछ पैमाने तय किए गए। इनमें शामिल है जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1969, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण 1971 और शाही खर्च की समाप्ति 1971 आदि।
फिर आपको यहाँ पे देखिए आपको छठा आपको क्या विधिक देखिए विधिक सेवा देखिए छठा आपको क्या विधिक सेवा प्राधिकरण देखिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया ताकि गरीबों को निःशुल्क एवं उचित कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। इसके अलावा समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए लोक अदालतों का गठन किया गया। लोक अदालत देखिए लोक अदालत संवैधानिक फोरम है जो कानूनी विधायक का जो कानूनी विवाद का निपटारा करते हैं। इन्हें जन अधिकार अदालतों के समान स्थल दिया गया इन्हें जन अधिकार अदालतों के समान स्थल दिया गया है। इनके निर्णय देखिए इनके निर्णय मानने के बाद इनके निर्णय मानने की बाध्यता होती है और इनके फैसले के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं है। हाँ, फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए 7वां पॉइंट आपके यहाँ पर देखिए क्या देखिए सातवां पॉइंट खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, लघु उद्योग बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, हैंडलूम बोर्ड, हथकरघा बोर्ड, कॉयर बोर्ड, सिल्क बोर्ड आदि के ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग विकास की स्थापना की गई। आठवां को सामुदायिक विकास क्रम 1952, पर्वतीय क्षेत्र विकास क्रम 1960, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1973, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना 1978, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2014 आदि को मानक जीवन जीने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। अब आपको देखिए 9वां पॉइंट आपके यहाँ पर क्या कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 को वन्य जीवों एवं वनों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रभावी बनाया गया। जल एवं वायु अधिनियमों ने केंद्र एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया जो पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार में कार्यरत है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उद्देश्य वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास करना है। आपके यहाँ पर देखिए 10वां पॉइंट आपके यहाँ पर है कृषि को आधुनिक बनाया गया। इसमें कृषि उपायों में सुधार के अलावा बीज, खाद एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए गए। पशु चिकित्सा की आधुनिकता के लिए कई कदम उठाए गए। अब देखिए 11 नंबर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम, तालुक एवं जिला स्तर पर चालू किया गया ताकि गांधी जी का सपना कि हर गाँव गणतंत्र हो साकार हो सके। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को इन पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रभावी बनाया गया। आपको फिर 12 में आपको शैक्षिक संस्थानों, सरकारी नौकरी एवं प्रतिनिधि निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों के लिए सीटों को सुरक्षित किया गया। अशिक्षित अपराध अधिनियम 1955 को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 नया नाम दिया गया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा में प्रभावी बनाया गया ताकि उन्हें शोषण से मुक्ति और सामाजिक न्याय मिले। अधिनियम 65 संविधान संशोधन एवं जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति के राष्ट्रीय आयोग ने की स्थापना की गई ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। बाद में 89वां देखिए बाद में आपको 89वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 इस संयुक्त आयोग को 2 पृथक निकायों अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में बांट दिया। आपको यहाँ पर देखिए आपको आगे देखिए 12A में आपको अनेक राष्ट्रीय स्तर के आयोगों का गठन समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए किया गया। इनके अतिरिक्त शामिल है पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग 1993, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 एवं पुनः 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और इसके प्रकारों का विस्तार किया।
फिर आपको 12B में आपको देखिए 12B में आपको क्या है कि आपको 2019 में देखिए 2019 में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के 10% आरक्षण की व्यवस्था शैक्षिक संस्थानों ईडब्ल्यूएस तथा भारत सरकार के असैन्य पदों एवं सेवाओं में की। इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्गों के पहले से जारी आरक्षण से आवृत्त नहीं है। इस आरक्षण व्यवस्था को 103वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लागू किया गया। इस आरक्षण व्यवस्था को 103वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लागू किया गया। फिर आपके यहाँ पर 13 में आपको देखिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 राज्य की लोक सेवा में कार्यकारिणी को विधिक सेवा से विभक्त करती है। इस विभाजन से पूर्व जिला प्राधिकारी जैसे कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार आदि विधिक शक्तियों का इस्तेमाल पर परंपरागत कार्यकारी शक्तियों के साथ करते थे। विभाजन के बाद विधिक शक्तियों को इन कार्यकारिणियों से अलग कर जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के हाथों में सौंप दिया गया, जो राज्य उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं। फिर आपको 14 में आपको यहाँ पर है कि आपको प्राचीन एवं देखिए 14 में आपको प्राचीन एवं ऐतिहासिक सन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1951 राष्ट्रीय महत्व के सन स्मारकों के स्थान के संरक्षण हेतु प्रभावी बनाया गया। फिर आपको 15 में आपके यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पतालों को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए देश भर में स्थापित किया गया। इसके अलावा खतरनाक बीमारियों जैसे कि मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, एड्स, कैंसर, फाइलेरिया, कालाजार, गलघोटू, जापानी बुखार आदि को समाप्त करने के लिए विशेष योजना प्रारंभ की गई। कुछ राज्यों में गायों, बछड़ों और बैलों को काटने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। अब कुछ राज्यों में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए तत्कालिक वृद्धावस्था पेंशन शुरू की गई। फिर आपके यहाँ देखिए 18 में भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति एवं पंचशील की नीति को अंतर्राष्ट्रीय की नीति को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का अपनाया। केंद्र एवं राज्य सरकार ने उपरोक्त कदम उठाए जाने के बावजूद निदेशक तत्व को पूर्ण एवं प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका है। इसके कारण अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, जनसंख्या विस्फोट, केंद्र राज्य तनावपूर्ण संबंध आदि। अब देखिए भाग 4 के देखिए आपको आगे देखिए आपको भाग 4 से बाहर के निर्देश यहाँ देखिए भाग 4 के बाहर के निर्देश यहाँ देखिए भाग 4 में उल्लेखित निर्देशों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में भी कई निर्देश दिए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। बहरहाल के सेवाओं के अनुसूचित जाति और जनजाति के दावे, संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों से नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। भाग 16 में अनुच्छेद 325 के अनुसार दूसरा आपको देखिए मातृभाषा में को शिक्षा देखिए प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। भाग 17 में अनुच्छेद 350 के अनुसार आपको अब कि हिंदी भाषा का विकास, यहाँ देखिए हिंदी भाषा का विकास तीसरा पॉइंट, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। भाग 17 में अनुच्छेद 351 के तहत उक्त निर्देश भी प्रकृति में न्याय योग्य नहीं है। हालांकि न्यायालय द्वारा इन्हें भी अन्य निर्देशों के समान उतना ही महत्व दिया जाता है तथा उन्हें भी संविधान का भाग माना जाता है। अब हम देखिए तालिका 8.2 में आपको यहाँ पर है तालिका 8.2 में आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद 1 नंबर देखिए तालिका 8.2 में नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद 1 नंबर देखिए आपको देखिए अनुच्छेद 36 में आपको राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में आपको राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 37 में इस भाग में समाहित सिद्धांतों लागू करना है। अनुच्छेद 37 में आपको इस भाग में समाहित सिद्धांतों लागू करना है। अनुच्छेद राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना अनुच्छेद 38 में आपको है। अनुच्छेद
किए जाने वाले राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले अनुच्छेद 39 एवं आपको समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 एवं आपको समान न्याय एवं कानून का एवं निःशुल्क समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता आपको अनुच्छेद 39 ए में आपको अनुच्छेद 40 में आपको ग्राम पंचायतों का अनुच्छेद 40 में आपको क्या है ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 41 में आपको अनुच्छेद 41 यहाँ देखिए अनुच्छेद 41 में अनुच्छेद 41 में आपको कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता आपको अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता आपको अनुच्छेद 41 में आपको अनुच्छेद 42 में आपको न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के प्रावधान अनुच्छेद 42 में आपको है। अनुच्छेद 42 में आपको न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के प्रावधान आपको है। अनुच्छेद 43 में आपको कर्मचारियों के निर्वाह वेतन आदि अनुच्छेद 43 में आपको कर्मचारियों का निर्वाह वेतन आदि है। अनुच्छेद 43 ए देखिए अनुच्छेद 43 ए में आपको उद्योगों के प्रबंधन कर्मचारियों की सहभागिता है। अनुच्छेद 43 ए में आपको उद्योगों के प्रबंधन कर्मचारियों को सहभागिता आपको है। अनुच्छेद 43 ए में उद्योगों के प्रबंधन कर्मचारियों को सहभागिता आपको है। अनुच्छेद 43 बी में आपको सहकारी समितियों को प्रोत्साहन आपको है। अनुच्छेद 43 बी में आपको सहकारी समितियों को प्रोत्साहन है। अनुच्छेद 44 देखिए अनुच्छेद 44 आपको नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 44 में आपको नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 45 में आपको यहाँ देखिए अनुच्छेद 45 में आपको यहाँ पर क्या बाल देखिए अनुच्छेद 45 में आपको अनुच्छेद 45 में आपको बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा आपको है। अनुच्छेद 45 में आपको क्या है कि बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा है। अनुच्छेद 46 में आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों की शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 में आपको अनुच्छेद 46 में आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों की शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। आपको अनुच्छेद 27 आपको पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 27 में ही आपको पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने, जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य है। और अनुच्छेद 48 में ही आपको क्या है कि अनुच्छेद 48 में आपको कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48 में ही कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48 ए में आपको पर्यावरण संरक्षण, अनुच्छेद 48 ए में आपको पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों का सुरक्षा आपको अनुच्छेद 48 ए में आपको पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा आपको अनुच्छेद 48 ए में। अनुच्छेद 48 ए में आपको क्या पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा अनुच्छेद 49 में ही आपको अनुच्छेद 49 वस्तु का संरक्षण आपको है। अनुच्छेद 49 में आपको अनुच्छेद 50 में आपको न्यायपालिका ही आपको क्या है। अनुच्छेद 51 में ही आपको अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा 51 में ही